जय हिंद। जिस वीडियो में हम आपको आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर बताए थे, उसके बाद हम आपको बता दिए थे कि एफआईआर, जीरो एफआईआर और चार्जशीट में क्या होता है। फिर हम आपको बताए थे कि फर्जी एफआईआर से कैसे बचा जाता है। देखिए, ये एफआईआर को लेकर 4 कंडीशन बनते हैं। पहला कि पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर ही कोई ना लिखे। दूसरा कि आप ही के नाम पर कोई फर्जी एफआईआर लिख दे, और अगर फर्जी एफआईआर लिख दिया तो आपकी अगर नौकरी लगने वाली है तो उसके क्या असर पड़ेगा। और आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी में और आपको इधर किसी केस में नाम डाल दिया तो उसमें क्या होगा। तो इन चारों कंडीशन को समझिए। सबसे पहले समझते हैं कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो क्या होता है। 2 तरह के केस होते हैं जिसको हम पहले समझा दिए हैं। नॉन कॉग्निजिबल मतलब ऐसे अपराध जो बहुत छोटे मोटे हैं, जैसे किसी को 1-2 तमाचा मार दिए, ये सब छोटा मोटा अपराध में आता है। और एक कॉग्निजिबल्स होता है संज्ञेय अपराध, जिसमें मार पीट, रेप, सर फाड़ दिए, हड्डी तोड़ दिए, गोली चला दिए, ये सबको होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस जो होता है उसमें संज्ञेय अपराध में नियम है कि सीआरपीसी का जो सेक्शन है 154, ये कहता है कि पुलिस को मैंडेटरी है एफआईआर लिखना जरूरी है। लेकिन आप जाते हैं, आपके साथ मारपीट हुआ है, सर और फोड़ दिया है, फिर भी पुलिस आपका एफआईआर नहीं लिखती है। तो इसके लिए आप एक और रास्ता अपना सकते हैं कि पुलिस का जो सीनियर अफसर होता है, जिसे डीएसपी बोलते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, यहाँ आप जाके कह सकते हैं कि सर ऐसा मामला है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। ये नहीं सुनते हैं तो आप एसपी को बोल सकते हैं, एसपी जरूर ही सुन लेते हैं। ये भी अगर नहीं सुने ना तो आप जाइए सीधे कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास। अब मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो या तो इनको बोलेगा एफआईआर लिखने के लिए, और नहीं तो मजिस्ट्रेट खुद एफआईआर लिख देगा अनुच्छेद 156 के तहत, वहां से एफआईआर लिख देगा और वो थाना को भेज देगा कि ये हम जो एफआईआर लिखे ना, इसको तुम अपने डायरी में उतार के जांच करो। और अगर आप यहां भी शांत नहीं हुए ना तो इसी मजिस्ट्रेट से कहिएगा कि ये मेरा एफआईआर आप लिख दीजिए, और वो जो पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखा है उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर दीजिए। और उसके लिए सीआरपीसी की धारा 166A आता है। तो 166A के खिलाफ आप पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो पुलिस वाले अगर ज़्यादा नहीं सुनते हैं ना, ये लोग थाना में बैठ के अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझने लगते हैं। तो आप कोई छोटा मोटा भी वकील लेके चले जाइएगा ना तो ये लोग शांत हो जाते हैं। नहीं तो आप आराम से कहिए, इफ़ यू विल नॉट रिटर्न माई एफआईआर देन आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू बाई ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर द सेक्शन 166A। वो समझ जाएगा कि भाई पहुंचा फकीर है, इसका लिख दो। आप समझते हैं आपके ऊपर किसी ने फर्जी एफआईआर लिख दिया, तब अगर फर्जी एफआईआर लिखा गया है और संगीन अपराध में होता क्या है कि गांव में मारपीट हो गया, कहीं किसी का सर फूट गया, हाथ टूट गया, अब वो क्या करता है ना 10-20 आदमी का नाम डाल देता है। अब उसमें नाम डाल दिया तो भाई उसके साथ जो अपराध हुआ है वो संगीन है, उसमें आपकी गिरफ्तारी होगी बिना आपको वारंट दिखाए। छोटे मोटे अपराध नॉन कॉग्निजिबल में आप पुलिस से मांग सकते हैं वारंट, लेकिन कॉग्निजिबल में पुलिस वारंट नहीं दिखाएगी, उठा ले जाएगी एफआईआर हो गया है। तो उसने तो उसको मारपीट हुआ है, लेकिन आप नहीं थे, आपकी दुश्मनी थी या फिर जलता था तो आपका नाम दे दिया उसमें, तो वो फर्जी एफआईआर है। तो अब आपको पुलिस खोजने लगेगी, उठा ले जाएगी, तो आपको गिरफ्तारी का खतरा हो गया है। तो इसके लिए क्या कहिए, आप अपने किसी संबंधी को, पिताजी या किसी को भी आप डीएसपी ऑफिस या फिर एसपी ऑफिस में ले जाइए, वहाँ आप दस्तावेज दीजिए, प्रूफ दीजिए कि हाँ सर ये जिस समय घटना हुई थी वो इस समय नहीं थे। आप अगर नहीं इन्वॉल्व थे तो कोई ना कोई तो प्रूफ होगा ही आपके पास कि उस समय हम यहाँ थे। मान लीजिए आप किसी दोस्त के पास थे तो उस दोस्त को ले जाके आप अपने पिताजी के साथ या किसी दूसरे के साथ इन लोग के पास भेजिए। ये नहीं कि अपने चल जाए, साहब हम नहीं थे तो उठा के डाल देगा सभी, सब अपने में मिले रहते हैं सब। तो इन लोग को आप ले जाके कर सकते हैं। एसपी बहुत अच्छा से सुनते हैं, क्योंकि एसपी को खरीदना बहुत बड़ा, वो बहुत बड़े बड़े लोग का, फिर यहाँ मंत्री लोग का सोर्स चलता है एसपी के पास, नॉर्मल आदमी का नहीं चल पाता। तो ये आपकी बात को सुन सकते हैं। और इन लोग के पास, दोनों लोग के पास ऑर्डर होता है कि नो अरेस्टिंग का आदेश जारी कर सकते हैं, अभी इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाए। लेकिन अगर मान लिया कि ये लोग भी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तब क्या कीजिएगा, तब आप चले जाइए एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। आप अगर गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो आप वकील को करिए तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल, जिसे कहते हैं अग्रिम जमानत, ले लीजिए। हमारे ऊपर भी कई जना लोग ने फर्जी एफआईआर कर दिया, कोचिंग में पढ़ाते रहते तो उल्टा सीधा काम कर देता है। फर्जी एफआईआर लिख दिया, एफआईआर हो गया हमारे नाम पे, पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस करिए, खान साहब हम आपको गिरफ्तार करेंगे। हम कहे मत करिए महाराज, हम लेके चलाते हैं एंटीसिपेटरी। तो कहा ठीक है जाइए लेते ही। तो देखिए पुलिस को भी पता है कि कौन क्राइम किया है कौन नहीं किया, खुद पुलिस बोल रहे थे कि आप लेते आइए यहाँ पे। तो हम गए वहाँ पे, देखिए हमारे ही फोटो है, शायद यही कपड़ा भी पहने हैं क्या, नहीं दूसरा है, मिलता जुलता है। तो वहाँ पुलिस के, वहाँ गए कोर्ट के पास, तो जज पता है, देखिए कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता है, सब समझता है। तो हमको एंटीसिपेटरी बेल दे दिए, तो हम एंटीसिपेटरी बेल लेके आ जाएंगे ना। अब पुलिस के सामने घूमते रहेंगे तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती हमको। अब पुलिस केवल सबूत इकट्ठा करेगी या जज को दे देगी, वहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल आपके पास रहना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि आप एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं लिए हैं, आप पुलिस, डीएसपी, एसपी भी आपकी बात नहीं सुने, आप कहीं घूम रहे हैं, आपको पुलिस पकड़ ले गई।
अब तो डाल देगी जेल में। जब जेल में डाल देगी तो उसके लिए भी आपको बेल लेना पड़ेगा। आप उसके लिए भी बेल ले सकते हैं, उसे कहते हैं रेगुलर बेल। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। एंटीसिपेटरी आसान होता है, तुरंत मिल जाता है कि भाई हम नहीं किए हैं जज साहब, हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपको हम जब तक हम अपनी बेगुनाही का सबूत आपके पास लाएंगे। तो आपको जो है ना बेल आराम से मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद ना आप बेल मिल जाना मतलब ये कहाँ का नियम है कि आप निर्दोष है ना, मौत आपका अभी भी है, बस बेल का मतलब कि इसे गिरफ्तार मत कीजिएगा, कोर्ट आदेश दे देती है। अब आपको साबित करना पड़ेगा कि नहीं ये फर्जी एफआईआर है। तो इसके लिए दो रास्ते, आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए कि देख भाई हमको काहे लिए फंसा रहा है, उल्टा सीधा हम नहीं थे। कभी कभी अज्ञानता में भी लोग जब किसी को मार धाड़ कर दीजिएगा तो बहुत गुस्सा में रहता है, जो मिलेगा नोच लेगा, उसको नाम डाल देता है, बाद में उसे भी एहसास होता है कि नहीं ये व्यक्ति नहीं था। तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं लोग, तो यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ना, तब आप जाइएगा, देखिए यहाँ लिख दिया सीआरपीसी की धारा 482, इसके तहत आप हाई कोर्ट जाइएगा। देखिए भले ही हम सुप्रीम कोर्ट का फोटो लगा दिए, लेकिन हाई कोर्ट जाना पड़ता है 482 के तहत। और हाई कोर्ट में आप अपने लीगल दस्तावेज दीजिएगा कि देखिए सर ये हमको फर्जी एफआईआर में फंसाया है, हम उस वक्त नहीं थे। आप अगर नहीं रहेंगे, सच में आप कुछ नहीं किए, तो आपके पास पक्का प्रूफ होगा, आप दिखाइए, सीसीटीवी फुटेज दिखाइए या जो चीज़ दिखाइए, मोबाइल ट्रेस करके दिखाइए, आपका वकील बताएगा क्या क्या चीज़ चाहिए, आप उसको दिखाइए और हाईकोर्ट आपको देखेगा और तुरंत हाईकोर्ट कह देगा कि भाई ये एफआईआर फर्जी है। या फिर अगर हाईकोर्ट को लगेगा कि नहीं भाई ऐसा भी हो सकता है कि आदमी झूठ बोल रहा है, तो फिर पुलिस को कह देगा कि अभी इसके गिरफ्तार मत कीजिए, लेकिन आप ठोस सबूत बताइए कि यही किया था। समझ में आ गया? और अगर आप पे कोई फर्जी कर दिया है और कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर रहा है, तब तो आप कंफर्म जाइए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट बढ़िया से उन्हें खंगालेगा। इतना आप विश्वास रखिए कि अगर आपने किसी पर गंभीर रूप से नहीं मारा पीटा है तो वो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट वाले बहुत पहुंच वाले होते हैं। और उसके बाद अगर वहां पकड़ाया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, फर्जी के बाद भी ऐंठ रहा है, तब वहां आप करिए 500 सेक्शन 500 के तहत उस पर क्या कर दीजिए, मानहानि का दावा ठोक दीजिए। और 211 के तहत उसी पे मुकदमा ठोक दीजिए कि ससुरा हमको फंसाया, हमारा इज्जत खराब किया, समय बर्बाद किया, इसको भी ले जाइए। तो जब आपको कॉम्प्रोमाइज कर ले रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही, तब आराम से रखिए। हाई कोर्ट ले गया तो फिर उसको भी नहीं छोड़िए। इतना समझिए कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए। देखिए सुशांत सिंह मैटर का भी 2 महीना तक लेट हुआ, लेकिन अभी सीबीआई जांच लग गई है, वो भी कहीं ना कहीं निर्णय पे आ जाएगी। तो इस तरह से आप समझे कि पुलिस लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या हाईकोर्ट लेवल पर किस तरह से अपने ऊपर किए गए फर्जी एफआईआर को आप निरस्त करा सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर एफआईआर सच का हो गया या फर्जी हो गया, उससे बहस नहीं है, हो गया, अब नौकरी पे क्या असर पड़ेगा। तो पहले समझते हैं कि वैसा व्यक्ति जो ऑलरेडी कोई नौकरी कर रहा है, मान लीजिए कोई स्कूल का प्रिंसिपल है और उन्होंने किसी का मार के मुंह हाथ तोड़ दिया, तोड़ा है या नहीं तोड़ा है अलग बात है, उन पे एफआईआर हो गया तो क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? देखिए एफआईआर हो जाने से नौकरी नहीं चली जाएगी, लेकिन अगर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल डाल दिया है तो विद्यालय, सरकारी जो स्कूल होते हैं, वो उन्हें सस्पेंड कर सकता है, कर नहीं देता है, कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा होता है और वो जेल में गया रहता है, तो क्या होता है कि अगर उस अपने पद पर रहा तो उस पद का वो दुरुपयोग कर सकता है। जैसे प्रिंसिपल है तो थाना में जाएगा तो लोग उसको बैठने के लिए देंगे, बैठे बैठे प्रिंसिपल साहब, पता चला कि उनका मूरी फोड़ के आया, उसको थाना में बैठाया जाएगा तो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो क्या कहेंगे, हम सस्पेंडेड प्रिंसिपल है, तो थाना वाला कहेगा खड़े रहो, तो सस्पेंडेड प्रिंसिपल है यहाँ पे। तो आप अपने पद का दुरुपयोग ना करें, इसलिए यदि आपके ऊपर कोई खतरनाक एफआईआर है तो डिपार्टमेंट आपको, मतलब आप अपने पद का दुरुपयोग ना कर सके इसलिए सस्पेंड कर सकता है, जनरली करता नहीं है। लेकिन अगर आपको कोर्ट ने सजा सुना दिया ना, तब आपकी नौकरी खत्म, अभी भी खत्म नहीं होगी, फिर आपको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको सजा सुनाया, जैसे आप हाई कोर्ट में अपील कर देंगे आपकी नौकरी बच जाएगी, सस्पेंड रहेंगे आप। समझ में गया? सस्पेंड से फिर हो सकता है कि आप जॉब में आ जाए। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने भी फिर से आपको सजा सुना दिया, फाइनली कह दिया कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया, तब तो आपकी नौकरी चली जाएगी।